मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। अक्सर शब्दों का ये समूह एक हारे हुए इंसान का हौसला बांधने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो काफी हद तक सही और कारगर भी साबित होता है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि अगर मंजिल हासिल करने के लिए उड़ना ही जरूरी हो तो क्या सिर्फ हौसले के दम पर आसमान तक पहुंचा जा सकता है? यूं तो इस सवाल के बहुत से फिलोसफिकल जवाब हैं, मगर हर बार की तरह बिजटॉक्स इस कठिन सवाल का जवाब भी एक कंपनी के सफर को आधार बनाकर आपके बीच रखेगा। एक ऐसा सफर जिसमें करिश्मों की भरमार है, मगर वो करिश्मे कुदरत की देन से ज्यादा एक शख्स और उस पर भरोसा करने वालों की जिद का नतीजा नजर आते हैं। एक मुश्किल समय में संपूर्ण भारतवर्ष के भरोसे पर खरे उतरने वाले उस शख्स का नाम है जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा, और उस अटूट भरोसे का परिणाम है एयर इंडिया। वो एयर इंडिया जो एक समय भारत का गौरव हुआ करती थी, वो एयर इंडिया आज जिसकी बुरी हालत का जिम्मेदार सरकार को माना जाता है, वो एयर इंडिया जिसकी टाटा ग्रुप में जज्बाती वापसी ने सुनहरे भविष्य की आस बांधी है। तो चलिए नारद टीवी की खास श्रृंखला बिजटॉक्स के आज के इस एपिसोड में भारतीय धरोहर कही जाने वाली एयर इंडिया कंपनी के नेहरू सरकार के हाथों में आने तक के सफर से जुड़े हर पहलू पर बारीकी से नजर डालते हैं। दोस्तों, इस कहानी की नींव है इतिहास की पहली उड़ान और भारत का रिश्ता। वक्त में पलटकर पीछे देखने पर मालूम पड़ता है कि इंसान की आसमान में पहली उड़ान से करीब 44 साल पहले यानी साल 1859 से ही एयर मेल का चलन शुरू हो गया था। तब ये काम यूएस आर्मी ऑफिशियल जॉन वाइज ने हॉट एयर बैलून की मदद से किया था। सरल भाषा में कहें तो इंसान ने 19वीं शताब्दी में ही उड़ना शुरू कर दिया था, मगर इस उड़ान को पंख दिए ऑरिबल और विल्बर राइट ने। साल 1903 में राइट ब्रदर्स की 120 फीट ऊंची 12 सेकेंड की उड़ान को इतिहास की पहली उड़ान गिना गया। लेकिन पहली उड़ान के बाद भी इतिहास को पहली व्यावसायिक उड़ान के लिए 8 साल का लंबा इंतजार करना पड़ा। साल 1911 में इलाहाबाद से नैनी तक की उस उड़ान में फ्रेंच पायलट हेनरी पिकवेट ने कुंभ के लिए 6000 चिट्ठियां लेकर उड़ान भरी थी। इस उड़ान ने विश्व भर में भारत को चर्चा का विषय बना दिया और इस तरह हवाई उड़ान से भारत का रिश्ता शुरू हुआ। ख्वाब पूरे भारत का, आंखें जेआरडी टाटा की। दोस्तों, साल 1911 की उस ऐतिहासिक फ्लाइट के भारत से उड़ान भरने के बावजूद भारतीयों के लिए हवाई जहाज में सफर करना कई वर्षों तक सपना ही रहा। वो सपना जिसे पूरा करने की जिम्मेदारी उठाई इस कहानी के नायक जेआरडी टाटा ने। हालांकि जेआरडी टाटा ने जब साल 1919 में सिर्फ 15 साल की उम्र में हवाई जहाज उड़ाया तो यह बस उनके बहुत से शाही शौकों में एक और शौक था। लेकिन बढ़ती उम्र और तजुर्बे के साथ जेआरडी टाटा का यह शौक जुनून बन गया। इस जुनून का ही नतीजा था कि साल 1929 में जेआरडी टाटा फ्लाइंग लाइसेंस हासिल करने वाले पहले भारतीय बने। हालांकि इस उपलब्धि के बाद भी जेआरडी टाटा का भारतीयों को कमर्शियल फ्लाइट देने का सपना उसकी पहुंच से बहुत दूर था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार को जेआरडी टाटा के सपने से कोई खास फायदा नहीं था। इसलिए इंग्लिश गवर्नमेंट ने भारत में एयरलाइंस के लिए स्टाइपेंड देने से मना कर दिया और जेआरडी टाटा को इजाजत भी नहीं दी। उस दौरान ऐसा लग रहा था कि गुलामी की जंजीरें इस सपने का भी गला घोट देंगी। और फिर टाटा ने शुरू की भारत की पहली एयरलाइन। दोस्तों, ब्रिटिश सरकार से हर सवाल का जवाब सिर्फ ना सुनने के बाद जब जेआरडी टाटा को सारे रास्ते बंद नजर आ रहे थे, तब आखिरी उम्मीद बनकर आए उस दौर के सबसे बड़े और प्रतिष्ठित उद्यमी सर दोरबजी टाटा। दोरबजी टाटा ने जेआरडी टाटा के सपनों को पूरा करने के लिए इन्वेस्टमेंट की जिम्मेदारी ली और ब्रिटिश सरकार से दो टूक बात की। सर दोरबजी टाटा ने ब्रिटिश सरकार से टाटा ग्रुप को एयरक्राफ्ट और रनवे की जगह देने के लिए कहा। जेआरडी टाटा की बढ़ती सपोर्ट देखकर ब्रिटिश सरकार ने उन्हें बिना किसी फाइनेंशियल सपोर्ट के एयरलाइन शुरू करने की इजाजत दी और इस तरह टाटा एयरलाइंस का जन्म हुआ। फिर 15 अक्टूबर 1932 के दिन टाटा एयरलाइंस ने पहली उड़ान भरी। तब सिंगल इंजन वाले हैवीलैंड पसमोथ हवाई जहाज हुआ करते थे, इसलिए जेआरडी टाटा ने इस उड़ान को पूरा करने की जिम्मेदारी खुद ली। इस एरोप्लेन ने 25 किलो चिट्ठियों के साथ कराची के दीर्घ रोड से उड़ान भरी और मुंबई के जुहू एयर स्ट्रिप पहुंचकर लैंड किया। उसके बाद कुछ समय के लिए टाटा एयरलाइंस मुंबई के जुहू के पास एक मिट्टी के मकान से संचालित होती रही। वहीं मौजूद एक मैदान को रनवे के रूप में इस्तेमाल किया गया। जब भी बरसात होती तो इस मैदान में पानी भर जाता और टाटा एयरलाइंस की सेवाएं थम जाती, मगर जेआरडी टाटा ने अपनी टीम के साथ मिलकर तमाम परेशानियों का डटकर मुकाबला किया और टाटा एयरलाइंस को हार नहीं मानने दी। इस दौर को याद करते हुए जेआरडी टाटा ने कहा था, उस वक्त हम एक छोटी टीम थे, हमने एक साथ मिलकर सक्सेस एंजॉय की और एक साथ ही मिलकर निराशा भी बांटी। ये टीम वर्क का ही नतीजा था कि हमने भारत के आसमान को एयर इंडिया जैसा महकता हुआ फूल दिया।
जब एयर इंडिया ने भारत को दिया नया महाराजा। दोस्तों, अक्टूबर 1932 की उस उड़ान के बाद टाटा एयरलाइंस नियमित रूप से डाक पहुंचाने का काम करने लगी और जवाब में अंग्रेजी सरकार इस चिट्ठी पर सिर्फ 4 आने देती थी। इसके बाद साल 1933 टाटा एयरलाइंस की कहानी में एक बड़ा साल रहा, क्योंकि उसी साल टाटा एयरलाइंस ने डोमेस्टिक फ्लाइट सेवा शुरू की। इस बड़ी शुरुआत के बाद टाटा एयरलाइंस ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और 2 लाख की लागत से शुरू हुई इस कंपनी ने इसी वर्ष 155 पैसेंजरों के साथ लगभग 11 टन डाक को भी उसकी मंजिल तक पहुंचाया। सरकारी आंकड़ों की माने तो टाटा एयरलाइंस के जहाजों ने उस एक साल में ही 1,60,000 मील तक की उड़ान भरी। इसके बाद अगले कई सालों तक टाटा एयरलाइंस आसमान का हर कोना छानती रही और फिर आया 1946 का वो साल जिसने टाटा एयरलाइंस को एक नए नाम के साथ एक नई पहचान भी दी। दरअसल साल 1946 में टाटा एयरलाइंस का नाम बदलकर एयर इंडिया रखा गया और इसे एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाया गया। अब एयर इंडिया में आम नागरिक भी शेयर खरीद सकते थे। साथ ही इस साल एयर इंडिया के कमर्शियल डायरेक्टर बॉबी कूका ने कंपनी को लकी मास्कट महाराजा भी दिया। ये मशहूर मास्कट महाराजा हर बदलते साल के साथ एयर इंडिया की बेहतर होती सेवाओं का सिंबल बन गया। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि 1946 समेत अगले कुछ साल एयर इंडिया के लिए बेहद ही कमाल के रहे। उस दौरान ऐसा लग रहा था कि मानो एयर इंडिया की करिश्माई उड़ान यूं ही कई दशकों तक चलती जाएगी। जब प्रधानमंत्री नेहरू ने किया अपने दोस्त JRD टाटा के साथ धोखा। दोस्तों, एयर इंडिया की अभी तक की कहानी एक फिल्मी पटकथा जैसी मालूम होती है। एक ऐसी कहानी जिसमें स्ट्रगल है, फेलियर है, कमबैक है और धोखा भी है। ये धोखा ही एयर इंडिया की कहानी का अगला पड़ाव है। वो धोखा जो एयर इंडिया को उस समय की भारतीय सरकार से मिला हुआ था, हुआ ये था कि आजादी के बाद जब एक राष्ट्रीय एयरलाइंस की जरूरत महसूस हुई तो भारत सरकार ने साल 1948 में एयर इंडिया के 49% शेयर ग्रहण कर लिए। यहाँ तक सब सही था, मगर कहानी में असली ट्विस्ट साल 1953 में तब आया जब भारतीय सरकार ने बड़े प्राइवेट सेक्टर्स को नेशनलाइज करना शुरू किया। इस दौरान भारत सरकार, या यूं कहें कि नेहरू सरकार ने एयर कॉर्पोरेशन एक्ट पास किया। इस एक्ट में पूरा भारतीय एयरलाइन सेक्टर नेशनलाइज घोषित कर दिया गया और इस तरह एयर इंडिया समेत कुल 8 डोमेस्टिक विंग्स मिलाकर इंडियन एयरलाइंस बनाई गई। तो अब एयर इंडिया एक पब्लिक सेक्टर यूनिट बन चुकी थी। जाहिर है कि सरकार का यह फैसला कामयाब प्राइवेट कंपनियों के लिए घाटे का सौदा था, क्योंकि सरकार अब प्राइवेट प्लेयर्स की मदद से बनी कंपनियों को अपने हिसाब से चलाने वाली थी। यूं तो सरकार के इस कदम से सभी प्राइवेट कंपनियां परेशान थीं, मगर JRD टाटा सबसे अधिक दुख में इसलिए भी थे क्योंकि तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और JRD टाटा में बहुत गहरी दोस्ती थी। हालांकि JRD टाटा खुद राष्ट्रीयकरण के पक्षधर थे, लेकिन वो प्रधानमंत्री नेहरू के रवैये से खफा थे। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, मैं राष्ट्रीयकरण के विरुद्ध नहीं था, मगर जिस तरह से भारत में राष्ट्रीयकरण हुआ वो गलत था। इस पर मैंने कभी प्रधानमंत्री नेहरू से बात करनी चाहिए तो मेरी ओर से मुंह फेर लिया करते थे। हालांकि कुछ सालों बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने JRD टाटा से माफी भी मांगी थी, मगर तब तक एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण हो चुका था। दोस्तों, राष्ट्रीयकरण के बाद भी कई सालों तक JRD टाटा एयर इंडिया के चेयरमैन रहे और एयर इंडिया को विश्व की सर्वश्रेष्ठ एयरलाइंस बनाया। मगर यहाँ सवाल ये है कि आगे चलकर ऐसा क्या हुआ कि सर्वश्रेष्ठ एयरलाइंस के बिकने की नौबत आ गई। तो इस सवाल का जवाब और एयर इंडिया की दिलचस्प कहानी का बचा हिस्सा लेकर जल्द मिलेंगे इसके अगले एपिसोड में। तब तक आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और यह भाग कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज की इस वीडियो में इतना ही। जल्द ही मिलेंगे एयर इंडिया से जुड़ी रोचक दास्तान का अगला भाग लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।